नमस्कार दोस्तों, मैं शांतनु कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं द ऑफिसर्स एकेडमी, जो आपका अपना ऑनलाइन डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म है। वहां पे आप हमारे साथ विभिन्न परीक्षाओं की तैयारियां करने के लिए एकत्रित होते हैं हमारे YouTube और फेसबुक चैनल पे, जो कि लाइव चलता रहता है। तो आज हम आपके साथ एक महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं दोस्त, ठीक है। तो हमारा आज का टॉपिक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर एक परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे वह आपके SI की परीक्षा हो, बिहार के या यूपी की या झारखंड हरियाणा, या आप राजस्थान की परीक्षाएं दे रहे हो, या अभी आपका जो 15 दिसंबर की परीक्षा है NTPC की, तो उसके लिए भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्त। तो आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेके चलने वाले हैं। आपको पता होगा कि बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में, अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र, अंगुत्तर निकाय बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ था दोस्त भगवती सूत्र, जिसमें कि 16 महाजनपद के उदय की जानकारी मिलती है। 16 महाजनपद के उदय की जानकारी मिलती है, जिसमें से आपको मगध महाजनपद जो हुआ, यह आपको क्या था कि एक अखिल भारतीय साम्राज्य के रूप में परिणत हुआ। इसके लिए यहाँ की कई प्रकार की सामाजिक, आर्थिक, भौगोलिक कारण जिम्मेदार थे। यहाँ के जो राजा हुए, इनकी भी अपनी महत्वाकांक्षा जो थी इसके लिए बहुत ही जिम्मेदार रहे। जैसे पता होगा कि मगध का जो यह क्षेत्र है, यह आपको गंगा, सोन, पुनपुन आदि नदियों के क्षेत्र में बसा हुआ है। इस क्षेत्र में जलोढ़ मिट्टियां बहुतायत में पाई जाती हैं, जो कृषि के लिए बहुत ही उपयोगी होती हैं। तो कृषि के विकास के साथ साथ व्यापार और वाणिज्य में वृद्धि के से मगध का जो क्षेत्र रहा है, यह आपको विकसित होता गया, यह आपको लगातार समृद्ध होता गया। साथ ही साथ चूंकि यह पहले जंगल हुआ करता था, तो इस क्षेत्र में घोड़े, हाथी बहुत ही आसानी से उपलब्ध थे, जिनका उपयोग आपको युद्ध में किया जा सकता था और किया गया, ठीक है। साथ ही साथ इस क्षेत्र में लोहे के बहुत ही बड़े खान देखने के लिए मिले हैं। तो जो लोहे का प्रयोग आपको युद्ध में होने लगा, तो इनके प्रयोग से क्या हुआ कि युद्धों में निर्णायक भूमिका होने लगी। मतलब लोहे से हथियार बनाए जाने लगे, जिनसे आपको बहुत ही युद्धों की जो परिस्थितियां हुआ करती थी वो बिल्कुल बदल गई। मगध एक तरह धीरे देखते देखते अखिल भारतीय साम्राज्य में बदल गया। पहले अंग को मिलाया जाता, फिर काशी ग्राम, इस तरह से पूरा मगध का जो क्षेत्र होता है, चंद्रगुप्त मौर्य, घनानंद के पश्चात जब चंद्रगुप्त मौर्य, आपको पता होगा कि मगध पर सबसे पहले बृहद्रथ वंश के जरासंध के द्वारा मगध महाजनपद पर शासन किया जाता है। बृहद्रथ जरासंध का क्या पिता होता है, ठीक है। आपको पता होगा राजगीर के क्षेत्र में जरासंध का अखाड़ा भी है। तो जब मगध महाजनपद बढ़ता आगे, तो बिंबिसार, अजातशत्रु, तत्पश्चात हर्यक वंश के बाद आपको शुंग वंश, फिर है उसके बाद आपको नंद वंश जब मगध पर स्थापित होता है, नंद वंश जब शासन करना प्रारंभ करता है, तो मगध आपको एक बहुत ही विशाल साम्राज्य के रूप में धीरे धीरे बदलता है। इसके बाद आप जानते हैं कि नंद वंश के जो अंतिम शासक हुए कौन, घनानंद, जिसकी हत्या चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा कर दी जाती है। और नंद वंश के शासक घनानंद की हत्या करके मगध पर एक नए राजवंश मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की जाती है, चाणक्य की सहायता से। चंद्रगुप्त मौर्य सबसे पहले आपको पश्चिमोत्तर भारत, पंजाब की ओर से जीतना प्रारंभ करता है, तत्पश्चात वह मगध पर आकर मगध विजय प्राप्त करता है। एक छोटी सी कहानी दोस्त है, इसमें आप जानते होंगे या नहीं जानते, तो 1 मिनट लगता है, सुन लीजिए कि अगर कोई एक बच्चा क्या होता है कि रोटी खा रहा होता है, तो जब वह रोटी खा रहा होता है तो उसकी माँ उसको डांटती है कि बीच से रोटी क्यों खा रहा है। रोटी जब फुला होता है तो बच्चा अक्सर देखते हैं, आदत होती है बच्चों की कि बीच से रोटी खाने की, जिससे उसकी उंगली जल जा रही थी। तो माँ उसको डांटती है कि तुम भी वही काम कर रहे हो जो चंद्रगुप्त मौर्य किया। तो ऐसी एक और खीर से संबंधित कहानी, उसमें बच्चा बीच से खीर खाने की कोशिश करता है, ठीक है। तो इससे यह प्रेरणा मिलती है चंद्रगुप्त मौर्य को कि इससे पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य सीधा आपको मगध पर आक्रमण करता है, जिसमें उसकी पराजय होती है। तो चंद्रगुप्त मौर्य इससे प्रेरित होकर पश्चिमोत्तर भारत यानी कि पंजाब की ओर से आक्रमण प्रारंभ करता है, और वह बाद में चाणक्य की सहायता से मगध को जीतता है और बाद में एक नए राजवंश मौर्य वंश की नींव डालता है। तो यही हम लोग देखते हैं। फिर आपको क्या होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म, भद्रबाहु से प्रभावित होकर जैन धर्म स्वीकार कर लेता है। जैन धर्म
की जो प्रथम संगीति होती है पाटलिपुत्र में, वह आपको चंद्रगुप्त मौर्य के समय में ही होती है। चंद्रगुप्त मौर्य के आपको इसी प्रथम प्रथम जैन संगीति में जैन धर्म दो भागों में श्वेतांबर और दिगंबर में बंट जाता है। और ये जो आपके चंद्रगुप्त मौर्य होते हैं, ये आपको श्रवण बेलगोला में जो शरीर त्याग की विधि बताई गई है जैन धर्म में, कायाकलेश के द्वारा, आत्मदमन के द्वारा, मतलब शरीर को कष्ट देकर शरीर का त्याग करने का, तो उस विधि के माध्यम से चंद्रगुप्त मौर्य भी शरीर का त्याग करते हैं। तो उस विधि को क्या कहा गया? तो सल्लेखन विधि। सल्लेखन विधि से जैन धर्म में शरीर के त्याग का विधान बताया गया है। ठीक है, तो हम आज पूरा का पूरा इस तरह से, इसके बाद आप ये चंद्रगुप्त मौर्य के बाद ये उनका पुत्र बिंदुसार गद्दी पर बैठता है। बिंदुसार और बिंबिसार अलग है दोनों, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। बिंबिसार जहां आपको हर्यक वंश का था, वहीं बिंदुसार मौर्य वंश का, अशोक के पिता चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र हुआ बिंदुसार। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार गद्दी पर बैठता है। यह आप एक मैप देख लीजिए कि मगध साम्राज्य का पूरा मैप है कि मौर्य साम्राज्य का, कि मौर्य साम्राज्य कहां तक विस्तृत था। आप जानते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा एक सुदर्शन झील का निर्माण करवाया जाता, कहां? गिरनार, गुजरात में। चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा सुदर्शन झील का निर्माण करवाया जाता गिरनार, गुजरात में। साथ ही रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख से में इस बात का जिक्र किया गया, जिससे यह ज्ञात होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य यानी मौर्य वंश जो था, मौर्य प्रशासन जो था, ये आपको पश्चिमोत्तर भारत में भी विस्तृत था। साथ ही साथ आपको ये भी पता है कि चंद्रगुप्त मौर्य अपने 6 लाख सैनिकों के साथ पूरे भारत को रौंद देता है। प्लूटार्क का यह कथन है कि चंद्रगुप्त मौर्य अपने 6 लाख सैनिकों से पूरे भारत को रौंद देता है। तो इस तरह से एक अखिल भारतीय साम्राज्य की नींव जो डाली जाती है मौर्य वंश के द्वारा, यह आगे भी चलता है, जिसमें बिंदुसार और बिंदुसार के बाद भारत का सबसे महानतम शासक जो हुआ अशोक, जिसने आपको भेरी घोष की जगह धम्म घोष, जिसने आपको शस्त्र विजय की नीति त्याग कर सांस्कृतिक विजय की नीति को अपनाता है। कलिंग युद्ध जो 261 ईस्वी पूर्व में होता है, उसके राज्यारोहण के 8वें वर्ष में होता है। तो उसके बाद कलिंग युद्ध में भारी रक्तपात से ये अशोक का हृदय परिवर्तन हो जाता है और वह भेरी घोष की जगह धम्म घोष की नीति अपना लेता है, शस्त्र विजय की जगह सांस्कृतिक विजय की नीति अपनाता है। ठीक है, तो हम एक एक बिंदु आज देखने वाले हैं। जल्दी से हम पूरा का पूरा आज मौर्य साम्राज्य देख लेंगे। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा मौर्य वंश की स्थापना की जाती है। पहला पॉइंट यही है कि मौर्य वंश की स्थापना कौन करता है? चंद्रगुप्त मौर्य करता है। मौर्य साम्राज्य के विषय में जानकारी के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं? तो जानकारी के प्रमुख स्रोत कुछ अभिलेखीय स्रोत हैं, कुछ आपको पुरातात्विक स्रोत हैं, फिर है साथ ही साथ आपको कुछ साहित्यिक स्रोत हैं, जैसे कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र, यह आपको 15 अधिकरणों में बटा है, 180 प्रकरण है, इसमें 6000 श्लोक हैं और इसका पूछता विषय वस्तु क्या है? अर्थशास्त्र का जो विषय वस्तु रहा है वह आपको क्या रहा है? राजनीति रहा है। ठीक है, मेगास्थनीज की इंडिका से भी मौर्य नगर प्रशासन के संबंध में जानकारी मिलती है। मेगास्थनीज कहता है कि मौर्यों का जो प्रशासन था, नगर प्रशासन, यह आपको 6 समिति के अध्यक्ष के द्वारा की जाती थी। ठीक है, जिसमें प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। अगला है रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, इससे भी मौर्यों के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, फिर विशाख दत्त, मुद्रा राक्षस की विशाख दत्त के संबंध में भी मौर्य के बारे में जानकारी मिलती है। मुद्रा राक्षस की विशाख दत्त में ही चंद्रगुप्त मौर्य के लिए ब्रिसल शब्द का प्रयोग हुआ है, जिसका अर्थ क्या होता है? निम्न कुल में उत्पन्न। बौद्ध और जैन ग्रंथ भी जानकारी के बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत हैं। साथ ही साथ अशोक के अभिलेख भी मौर्य साम्राज्य के बारे में जानने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत हैं। ठीक है, अगला है आपको मौर्यों का पूछ देगा कभी दोस्त कि राज चिन्ह क्या है? तो मौर्यों का राज चिन्ह जो था वह था मयूर। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में अब देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म जो है 345 ईस्वी में होता है। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब होता है? 345 ईस्वी में चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म होता है। ठीक है, और राज्यारोहण 322 ईस्वी पूर्व में होता है। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म आपको 322 ईस्वी पूर्व में, 345 ईस्वी पूर्व में, राज्यारोहण 322 ईस्वी पूर्व में होता है। आपको पता होगा कि चंद्रगुप्त मौर्य
को जस्टिन ने सेंड्रोकोटस कहा है। जस्टिन ने क्या कहा है? जस्टिन ने सेंड्रोकोटस कहा है। वहीं आपको सेंड्रोकोटस की चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में पहचान किसने की है? तो विलियम जोन्स ने की है। विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान से आपको सेंड्रोकोटस की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में की है। वहीं एंड्रोकोप्टस एपियंस और प्लूटार्क के द्वारा कहा जाता है। एंड्रोकोटस किसके द्वारा कहा जाता है? तो एपियंस और प्लूटार्क के द्वारा। सेंड्रोकोप्टस निरियाकस के द्वारा सेंड्रोकोप्टस कहते हैं। ठीक है, निरियाकस सेंड्रोकोप्टस कहता है। जाति के संबंध में विभिन्न विद्वानों में मतभेद है। चंद्रगुप्त मौर्यों के जाति के संबंध में विभिन्न विद्वानों का जो मत रहा है मित्र, वह क्या रहा है? तो अलग अलग रहा है। जहां आपको ब्राह्मण ग्रंथ शूद्र बताते हैं चंद्रगुप्त मौर्य वंश को, वहीं मुद्रा राक्षस में ब्रिसल शब्द आया है। ब्रिसल का अर्थ होता है निम्न कुल में उत्पन्न। क्षत्रिय, बौद्ध एवं जैन ग्रंथ क्या बोलते हैं? क्षत्रिय। बौद्ध एवं जैन ग्रंथ क्षत्रिय बोलते हैं। वहीं एक और नाम आता है क्या? रोमिला थापर का। रोमिला थापर क्या बताती हैं? तो वैश्य। रोमिला थापर आपको मौर्यों को क्या बोलती है? तो वैश्य। वैश्य, रोमिला थापर वैश्य बोलती हैं। ठीक है, अगला आपको चंद्रगुप्त मौर्य की उपलब्धि क्या क्या थी? तो मैंने पहले ही कहानी बता चुका हूं कि उत्तर पश्चिम विजय, सिंध और पंजाब को यह सबसे पहले विजित करता है चंद्रगुप्त मौर्य। तत्पश्चात वह आगे बढ़ते हुए मगध का विजय करता है प्रवर्तक नामक राजा की सहायता से। मगध का विजय करता है प्रवर्तक नामक राजा की सहायता से, और इसमें उसकी जो प्रवर्तक की सहायता से करता, और घनानंद का सेनापति जो होता है नंदों का, भद्रसाल को पराजित करता है, घनानंद की हत्या करता है और मौर्य वंश की नींव डालता है। प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने 6 लाख सैनिकों से पूरे भारत को रौंद डाला। हर एक पॉइंट, हर एक बिंदु आपको जान लेना चाहिए कि क्या है, महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षाओं के लिए, जो कि पूछा जाएगा। सेल्यूकस से युद्ध में हार के पश्चात सेल्यूकस ने 303, आपको पता होगा कि 335 ईस्वी पूर्व में सिकंदर आपको मकदूनिया का शासक बनता है। सिकंदर राजा फिलिप का बेटा होता है। 335 ईस्वी पूर्व में मकदूनिया का शासक बनता है, और वह 326 ईस्वी पूर्व में भारत पर आक्रमण करता है। भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्र में, जहां पौरस के द्वारा उसे रोका जाता है, परंतु पौरस की हार हो जाती है। लेकिन सिकंदर की सेना 300 ये आपको ब्यास नदी से आगे बढ़ने से इनकार कर देती है। वह मौर्य सैनिकों के बारे में, मौर्य प्रशासन के बारे में सुन रखी होती है, और वह आगे बढ़ने से इनकार कर देती है। उसके बाद सिकंदर वापस लौट जाता है, जहां 323 ईस्वी पूर्व में उसकी मृत्यु हो जाती है। सिकंदर की मृत्यु के बाद उसके जो सेनापति होते हैं, उनमें राज्यों के लिए अलग अलग मतभेद होता है। सब अपना अपना राज्य ले लेता है, जिसमें से उसी का सेनापति एक होता है सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर जो है, यह आपको सिकंदर का सेनापति रहता है, और यह भारत पर पुनः आक्रमण करता है, जिसे चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा पराजित किया जाता है। ठीक है, युद्ध में हार के पश्चात 323 ईस्वी पूर्व में सेल्यूकस निकेटर आपको क्या करता है? तो संधि कर लेता है। संधि के तहत यह आपको अपनी बेटी कार्नेलिया और या हेलेना, दोनों एक ही नाम है, का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से कर देता है। साथ ही साथ उसे चंद्रगुप्त मौर्य क्या है, 500 हाथी उपहार में सेल्यूकस निकेटर को देता है। ठीक है, दहेज में चंद्रगुप्त मौर्य को क्या क्या प्राप्त होता है? तो हेरात, एरिया, कंधार, अरकोसिया। इसमें जान लेना है नाम मेनली कि हेरात, कंधार, मकरान और काबुल, 4 प्रांत चंद्रगुप्त मौर्य को दहेज के रूप में प्राप्त होते हैं। हेरात को एरिया कहा गया है, कंधार अरकोसिया, मकरान क्या है, जेडरोसिया, काबुल पेरीपे निस्डाई को काबुल कहा गया है। ठीक है, मेगास्थनीज जो है पूछता है कौन रहता है, तो मेगास्थनीज आपको सेल्यूकस निकेटर का राजदूत, सेल्यूकस का क्या है, यह आपको राजदूत रहता है। किसका? सेल्यूकस का राजदूत कौन होता है? मेगास्थनीज। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के अंतिम समय, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम समय श्रवणबेलगोला में बिताता है, और सल्लेखन विधि से अपने शरीर का त्याग 258 ईस्वी पूर्व में उसकी मृत्यु हो जाती है। जैन धर्म की दीक्षा वह भद्रबाहु से लेता है। इसके बाद बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र जो है बिंदुसार, उसका उत्तराधिकारी गद्दी पर बैठता है 298 ईस्वी पूर्व में। यूनानियों के द्वारा इसे क्या कहा जाता है? तो यूनानी इसे अमित्र केटे या अमित्र केट्स कहते हैं, जिसका संस्कृत में अर्थ क्या होता है? अमित्र घात। जिसका संस्कृत में अर्थ क्या होता है? अमित्र केटे का अमित्र घात मतलब शत्रु विनाशक। शत्रु विनाशक जिसका अर्थ होता है, जैन ग्रंथ में इसके लिए सिंह सेन शब्द का प्रयोग हुआ है। जैन ग्रंथों में बिंदुसार को क्या कहा गया है? सिंह सेन कहा गया है। वायु पुराण में इसे भद्रसार कहा गया है। वायु पुराण में
इसको भद्रसार कहा गया है। ठीक है, स्ट्राबो के अनुसार सीरिया के राजा एंटियोकस प्रथम से इसका मैत्रीपूर्ण संबंध था। सीरिया के राजा एंटियोकस प्रथम से बिंदुसार का मित्रतापूर्ण संबंध था। एंटियोकस प्रथम का राजदूत क्या रहता है? डायमेकस। यह आपको बिंदुसार के दरबार में आता है। ठीक है, और इसकी बिंदुसार के दरबार में आता है तो एथेनियस क्या कहता है कि जब यह बिंदुसार के दरबार में डायमेकस आता है तो बिंदुसार के द्वारा मदिरा, सूखा अंजीर और दार्शनिक की मांग की जाती है, जिसमें से उसे प्रथम दो वस्तु यानी मदिरा और सूखा अंजीर तो दे दिया जाता है, लेकिन दार्शनिक के बारे में कह दिया जाता है कि हमारे यहाँ दार्शनिक भेजने की प्रथा नहीं है। ठीक है, बिंदुसार आपको आजीवक संप्रदाय का मानने वाला होता है। बिंदुसार आपको क्या है? आजीवक संप्रदाय को मानता था। इसके पश्चात आता है सम्राट अशोक। अशोक सम्राट, पता है आपको कि भारतीय इतिहास में सबसे महानतम शासक में से एक रहा है जो वह अशोक रहा है। ठीक है, अशोक भारतीय इतिहास के सबसे महान शासकों में से रहा है। ठीक है, तो अशोक गद्दी पर बैठता है 273 ईस्वी पूर्व में। इसका राज्याभिषेक 269 ईस्वी पूर्व में होता है। ठीक है, इसका जीवन परिचय देख लेते हैं। तो इसके पिता आपको पता है बिंदुसार, माता का नाम क्या रहता है? सुभद्रांगी। यह कहां लिखा गया? तो दिव्यावदान एक ग्रंथ है जिसमें इसकी माता का नाम पासादिका बताया गया है। दिव्यावदान में इसकी माता का नाम क्या बताया गया है? पासादिका। वहीं सुभद्रांगी इसकी माता का नाम उल्लेख मिलता है। पत्नी इसकी एक तीसरी रक्षिता रहती है, दूसरी कारुवाकी। कारुवाकी इसकी पत्नी होती है। कहीं कहीं इसकी 4 पत्नियों का जिक्र दिया गया है। एक अन्य पत्नी इसकी रहती है कारुवाकी, जो इसकी पत्नी होती है। इसका उल्लेख आपको प्रयाग स्तंभ यानी कौशांबी स्तंभ में एकमात्र पत्नी का उल्लेख दिया गया है। वह कौन रहती है? तो कारुवाकी का। महादेवी साक्य कुलीन विदिशा की राजकुमारी थी। इसी से आपको महेंद्र और संघमित्रा नामक 2 संतान जो होते हैं चंद्रगुप्त ये अशोक के, वह महादेवी से ही होते हैं। साक्य कुलीन व विदिशा की राजकुमारी रहती है, साक्य कुल की रहती है। ठीक है, इसकी 2 पुत्रियां भी अशोक की हुई। एक का नाम आपको संघमित्रा था, दूसरे का नाम क्या था? चारुमती। एक का नाम क्या था? संघमित्रा और चारुमती। इसकी 2 पुत्रियां हुई। पुत्र इसका कुणाल और महेंद्र हुआ। आपको पता होगा महेंद्र को जहां यह आपको महेंद्र अपने पुत्र महेंद्र को जहां यह श्रीलंका भेजता है, वहीं कुणाल इसका उत्तराधिकारी होता है। कुणाल इसका क्या होता है? उत्तराधिकारी। प्रयाग स्तंभ, वही कौशांबी स्तंभ यानी प्रयाग स्तंभ में इसके एक अन्य पुत्र तीवर का भी उल्लेख मिलता है। ठीक है, इसके एक अन्य पुत्र तीवर का भी उल्लेख मिलता है। अशोक को अभिलेखों में क्या कहा गया है? देवानाम प्रिय या देवानाम प्रियदर्शी अशोक को कहा गया है। देवताओं का प्रिय देवानाम प्रिय या देवानाम प्रियदर्शी जो जिक्र आया है दोस्त, वह अशोक के लिए आया है। ठीक है, मास्की, गुर्जरा, नेतुर और उडेगोलम में अशोक नाम का उल्लेख मिलता है। दोस्त अगर यह वीडियो बहुत तेज लग रहा हो तो आपके YouTube पर नीचे बटन दिया होगा कि स्लो कर लें। ठीक है, धीरे धीरे भी करके आप देख सकते हैं, मगर मैं कम समय में आपके लिए यह पूरा का पूरा मौर्य साम्राज्य का सिनॉप्सिस यानी सिनॉप्सिस नहीं कहिए, पूरा का पूरा मौर्य साम्राज्य ही आपके लिए मैंने यह तैयार कर दिया है। ठीक है, चलिए, तो मास्की, गुर्जरा, नेतुर, उडेगोलम में अशोक नाम का उल्लेख मिलता है, जबकि भाबरू शिलालेख में अशोक का मगध के सम्राट के रूप में जिक्र किया गया है। भाबरू शिलालेख में क्या है? अशोक का मगध के सम्राट के रूप में उल्लेख किया गया है। पुराणों में अशोक का नाम अशोक वर्धन के रूप में मिलता है। पुराणों में अशोक को क्या कहा गया है? तो अशोक वर्धन। पुराणों में अशोक का नाम जो है यह अशोक वर्धन नाम का उल्लेख कहां मिलता है? तो पुराणों में। ठीक है, अगला रुद्रदामन की जूनागढ़ अभिलेख में अशोक नाम का उल्लेख मिलता है। रुद्रदामन का देखिए जूनागढ़ अभिलेख है जो, वह आपको उसमें अशोक नाम का उल्लेख किया गया है। ठीक है, अशोक का अनुसरण करते हुए आपको पता होगा, चूंकि अशोक देवानाम प्रियदर्शी की उपाधि धारण करता है, तो अशोक का अनुसरण करते हुए श्रीलंका का राजा तिस्य रहता है। यह भी आपको श्रीलंका का राजा तिस्य भी आपको क्या करता है? तो देवानाम प्रिय की उपाधि धारण करता है। ठीक है, अशोक का राजारोहण। अशोक का राजारोहण आपको पता है गद्दी पर बैठता है 273 में। 4 वर्ष सत्ता का संघर्ष चलता है। राज्याभिषेक इसका 269 ईस्वी पूर्व में होता है। ठीक है, और राज्याभिषेक के समय यह कहां का राज्यपाल रहता है? यह पूछता है तो अवंती या उज्जैनी का राज्यपाल रहता है गद्दी पर बैठते समय। ठीक है, अवंती या उज्जैनी का राज्यपाल होता है। महावंश के अनुसार क्या है कि अशोक अपने 99 भाइयों की हत्या करके गद्दी प्राप्त करता है। महावंश एक ग्रंथ है जिसके अनुसार अशोक अपने 99 भाइयों की हत्या करके गद्दी प्राप्त करता है। केवल अपने छोटे भाई
30 को छोड़ देता है। ठीक है, राज्याभिषेक के 8वें वर्ष आपको अशोक राजा का राज्याभिषेक आपको 261 ईस्वी पूर्व में होता है और राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में वह आपको कलिंग विजय करता है। राज्याभिषेक के 8वें वर्ष क्या करता है? कलिंग विजय करता है। कलिंग विजय कब करता है? तो राज्याभिषेक के 8वें वर्ष वह कलिंग को जीतता है। ठीक है, और इसका जिक्र कहां किया गया? तो अशोक के 13वें शिलालेख में कलिंग विजय का जिक्र किया गया है। कलिंग विजय के पश्चात आपको पता होगा कि अशोक का हृदय परिवर्तन हो जाता है और वह भेरी घोष की जगह धम्म घोष की नीति अपनाता है। शास्त्र विजय की जगह शस्त्र विजय की जगह वह सांस्कृतिक विजय की नीति अपना लेता है और बौद्ध धर्म को वह उपगुप्त के द्वारा बौद्ध धर्म की दीक्षा ले लेता है। ठीक है, युद्ध नीति को वह त्याग कर दिग्विजय नीति के स्थान पर धर्म विजय की नीति अपनाता है। वही बात है दोस्त। तो अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा कौन देता है? उपगुप्त के द्वारा बौद्ध धर्म की दीक्षा दी जाती है। बौद्ध धर्म स्वीकार करने के पश्चात अशोक धर्म की यात्राएं शुरू करता है। धर्म यात्रा जो वह करता है तो सर्वप्रथम वह बोध गया की यात्रा करता है जो राज्याभिषेक के 10वें वर्ष करता है। आपको पता होगा कि 8वें वर्ष में वह कलिंग विजय करता है और यानी 2 वर्ष यानी 10वें वर्ष बाद वह आपको पहली बोध गया की यात्रा करता है जहां महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति होती है। ठीक है, और राज्याभिषेक के 12वें वर्ष वह निगली सागर आता है। राज्याभिषेक के क्या है? 12वें वर्ष वह निगली सागर आता है, यानी कलिंग विजय के 4 वर्ष बाद वह निगली सागर जाता है और वहां एक कनक मुनि होते हैं, एक पौराणिक बौद्ध होते हैं, उनके स्तूप को संवर्धित और दुगुना करवाता है। राज्याभिषेक के 20वें वर्ष बाद बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल, वह आपको 20वें वर्ष में वह लुम्बिनी आता है। राज्याभिषेक के 20वें वर्ष में वह लुम्बिनी आता है और उस स्थान की पूजा करता है जहां शाक्य मुनि यानी महात्मा बुद्ध का जन्म होता है और लुम्बिनी का टैक्स घटाकर वह क्या करता है? 1/6 से 1/8 कर देता है। लुम्बिनी का वह टैक्स घटाकर 1/6 से क्या कर देता है? 1/8 कर देता है। एक अनुश्रुति के अनुसार अशोक आपको 84,000 स्तूपों का निर्माता रहता है। सांची का स्तूप पूछता है कौन बनवाता है? तो सांची के स्तूप का निर्माण कौन करता है दोस्त? तो यह आपको अशोक के द्वारा बनवाया जाता है। सांची का स्तूप कौन बनवाता है? तो अशोक बनवाता है। ठीक है, राजतरंगिनी एक पुस्तक है जिसकी रचना कलहन के द्वारा की जाती है। तो राजतरंगिनी के अनुसार क्या है? तो अशोक के इष्ट देव कौन थे? तो शिव थे। राजतरंगिनी के अनुसार, जिसमें कि कश्मीर का इतिहास वर्णित है, जिसका फारसी अनुवाद आपको जैनुल आबदीन के द्वारा करवाया जाता है। जैनुल आबदीन को आपको कश्मीर का अकबर भी बोलते हैं। तो राजतरंगिनी के अनुसार क्या है? अशोक के इष्ट देव कौन थे? शिव थे। अब अशोक के अभिलेख देखते हैं। अशोक के अभिलेख, चलिए अशोक के अभिलेख अब देखते हैं। तो अशोक के अभिलेख का यह चित्र है दोस्त कि कहां इसके अभिलेख महत्वपूर्ण है। जैसे एक लौरिया नंदनगढ़ में है। लौरिया नंदनगढ़ चंपारण में है दोस्त। ठीक है, लौरिया नंदनगढ़ का अभिलेख कहां है? तो चंपारण में है। रामपुरवा अभिलेख अभी चंपारण बिहार में है, वैशाली में है। ठीक है, सारनाथ का अभिलेख है दोस्त। सारनाथ के अभिलेख से ही हमारा राजकीय चिन्ह जो लिया गया हुआ सारनाथ के अभिलेख से ही लिया गया है। ठीक है, इस तरह से अशोक के अभिलेख हैं। ठीक है, अशोक के शिलालेख की खोज सबसे पहले 1750 में फैंथलर के द्वारा की जाती है। अशोक के अभिलेखों की खोज कौन करता है? तो फैंथलर करता है। कब? 1750 में। और इसके अभिलेखों को पढ़ने में सबसे पहले जो सफलता मिलती है वह जेम्स प्रिंसेप को मिलती है और यह ब्राह्मी लिपि को पढ़ता है। यह किस लिपि को पढ़ता है? तो ब्राह्मी लिपि को। आपको पता होगा कि अशोक के अभिलेख ब्राह्मी, खरोष्ठी, ग्रीक और अरमाइक लिपि में है। अशोक के अभिलेख ब्राह्मी, खरोष्ठी, ग्रीक और अरमाइक लिपि में लिखे गए हैं। अशोक का स्तंभ लेख जो है वह आपको केवल ब्राह्मी लिपि में है। अशोक का स्तंभ लेख क्या है? तो यह केवल और केवल ब्राह्मी लिपि में है। अशोक के शिलालेखों की पूछा जाए कि भाषा क्या थी तो यह प्राकृत भाषा थी। अशोक के शिलालेखों की भाषा क्या थी? तो यह आपको प्राकृत भाषा थी। मौर्य कला का सर्वोत्कृष्ट नमूना जो है वह अशोक के स्तंभ लेख हैं, जो एकात्मक स्तंभ है। चुनार के निकट लाल बलुआ पत्थर से बने हैं। चुनार के निकट लाल बलुआ पत्थर से बनाए गए हैं। अशोक का जो सार एक कूना या कांधार अभिलेख है यह आपको द्विभाषाई अभिलेख है, यानी ग्रीक और अरमाइक दोनों लिपियों में यह अभिलेख लिखा गया है। ठीक है, अशोक के अभिलेखों को 3 वर्गों में दोस्त बांटा जा सकता है। यह देखिएगा, अशोक का जो अभिलेख था इसे हम 3 वर्ग में बांट सकते हैं: शिलालेख, स्तंभ लेख और गुहालेख। शिलालेख को फिर पुनः हम 2 वर्गों में बांटते हैं: बृहद शिलालेख और लघु शिलालेख। शिलालेख को पुनः 2 वर्गों में बांटते हैं: बृहद और लघु शिलालेख। ठीक है,
जिसमें से बृहद शिलालेखों की संख्या कितनी है? 14। बृहद शिलालेखों की संख्या कितनी है? 14, जो आपको 8 अलग अलग स्थानों से मिले हैं। बृहद शिलालेखों की संख्या है 14, जो आपको क्या है कि 8 अलग अलग स्थानों से मिले हैं, ठीक है, जिसमें आपको शाहबाजगढ़ी, मानसेहरा, गिरनार, धौले, कालसे, एररगुडी, सोपारा आदि अभिलेख हैं। अशोक के 14 शिलालेखों में वर्णित विषय पूछता है क्या क्या है? तो प्रथम शिलालेख में अशोक के द्वारा जहां पशु बलि पर रोक लगाया गया है, वहीं कहा गया है कि सभी मनुष्य मेरी संतान है। किसमें है? तो प्रथम शिलालेख में है, पशु बलि पर रोक और सभी मनुष्य मेरी संतान है। वहीं दूसरी शिलालेख में आपको पशु और मनुष्य दोनों की चिकित्सा का जिक्र किसमें किया गया है? तो दोनों की चिकित्सा का जिक्र किया गया आपको दूसरे शिलालेख में। साथ ही साथ चोल, चेर, पांड्य, सत्यपुत्र और श्रीलंका का उल्लेख जो किया गया है वह अशोक के दूसरे शिलालेख में ही किया गया है। चोल, चेर, पांड्य, सत्यपुत्र और श्रीलंका का जो उल्लेख किया गया है वह आपको दूसरे शिलालेख में किया गया है, ठीक है। चौथा शिलालेख क्या कहता है? तो चौथे शिलालेख में आपको भेरी घोष की जगह धम्म घोष की बात की गई है, जिसमें चौथे शिलालेख में। वहीं पांचवें शिलालेख में आपको क्या है? इसमें धम्म महामात्रों की नियुक्ति का उल्लेख किया गया है। पांचवें शिलालेख में धम्म महामात्रों की नियुक्ति का उल्लेख किया गया है पांचवें शिलालेख में। आपको यह भी बहुत पूछा गया सवाल है। छठा शिलालेख में कहता है कि हर क्षण और हर स्थान पर, चाहे वह रसोई घर में हो, अंतःपुर में हो, उद्यान में हो, प्रतिवेदक प्रजा के कार्यों के बारे में सूचित करें। यह जो आप चित्र देख रहे हैं दोस्त, यह क्या है? तो यह अशोक के छठे शिलालेख का चित्र है। यह जो आपके सामने दिख रहा है यह क्या है? तो अशोक के छठे शिलालेख का यह आपको चित्र दिख रहा है, जो कि आपको अभी वर्तमान में ये इंग्लैंड के एक संग्रहालय में रखा गया है। सातवां शिलालेख और आठवां शिलालेख है, इसमें अशोक के तीर्थ यात्राओं का उल्लेख किया गया है। सातवें और आठवें शिलालेख में अशोक के तीर्थ यात्राओं का उल्लेख किया गया है। वहीं 13वां शिलालेख में कलिंग युद्ध के बारे में वर्णन है। 13वें शिलालेख में क्या है? तो कलिंग युद्ध का वर्णन किस शिलालेख में है दोस्त? तो 13वें शिलालेख में है, ठीक है। तो हमने देखा कि अशोक के जो अभिलेख थे वह 3 वर्गों में शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख में बांटते हैं, ठीक है। तो स्तंभलेख क्या है? तो इनकी कुल संख्या 7 है, जो 6 अलग अलग स्थानों से, इनकी कुल संख्या 7 है, जो कुल 6 अलग अलग स्थानों से मिले हैं, ठीक है। जिसमें से आपको पता है कि एक प्रयाग का स्तंभलेख है, पहले यह कौशाम्बी के पास था, एक ही जगह है दोनों। तो प्रयाग या कौशाम्बी का जो स्तंभलेख है दोस्त, अकबर ने क्या किया? तो इसे इलाहाबाद के किले में स्थापित करवाया था। यह पूछ सकता है कभी, ठीक है। वहीं टोपरा का जो अभिलेख है वह पहले टोपरा में था, अभी वर्तमान में दिल्ली में है। तो इसको क्या था कि फिरोज शाह तुगलक के द्वारा पढ़वाने का प्रयास किया जाता है। टोपरा के स्तंभलेख को पढ़वाने का प्रयास कौन करता है? तो फिरोज शाह तुगलक। उसके बाद फिर मेरठ का जो अभिलेख है, इसे भी पढ़वाने का प्रयास कौन करता है? तो फिरोज शाह तुगलक। तो टोपरा और मेरठ दोनों को पढ़वाने के लिए फिरोज शाह तुगलक दिल्ली लाता है। वहीं आपको देख चुके हैं मैप में कि रामपुरवा का जो है अभिलेख वो कहाँ है? चंपारण में है। लौरिया अरेराज का नंदनगढ़ में है। लौरिया अरेराज चंपारण में है। लौरिया नंदनगढ़ का अभिलेख भी चंपारण में है। अब गुहालेख, आपको पता होगा कि अशोक के द्वारा आजीविकों के लिए जहानाबाद में, जो पहले गया में था, बराबर की पहाड़ियों में गुफाओं का निर्माण किया गया था। कर्ण, चौपार, सुदामा, विश्व झोपड़ी और लोमस ऋषि गुफा जिसमें महत्वपूर्ण है, ठीक है। जिसमें कर्ण, चौपार, सुदामा, विश्व झोपड़ी और लोमस ऋषि गुफा काफी महत्वपूर्ण है। अशोक के पौत्र दशरथ के द्वारा भी आपको नागार्जुनी गुफा प्रदान की जाती है। किसको? आजीविकों को। मौर्यों का प्रशासन, तो इसमें एक शब्द आता है उपधा परीक्षण। तो मौर्यों का प्रशासन क्या था? तो एक मंत्री परिषद के द्वारा की जाती थी, जिसमें मंत्रियों की नियुक्ति उपधा परीक्षण के पश्चात बहुत ही जांच परख कर की जाती थी, ठीक है। एक आता है अर्थशास्त्र में शीर्षस्थ अधिकारी। तो अर्थशास्त्र में शीर्षस्थ अधिकारी को क्या कहा गया है? तो तीर्थ। अर्थशास्त्र में शीर्षस्थ अधिकारी के लिए जो शब्द का प्रयोग हुआ है वह क्या है? तो तीर्थ शब्द का प्रयोग हुआ है। इसकी संख्या कितनी बताई गई है? तो तीर्थों की संख्या अर्थशास्त्र में 18 बताई गई है, जिसमें मंत्री, पुरोहित, सेनापति, युवराज, द्वारपाल, दंडपाल, दुर्गपाल या अंतःपाल, फिर अंतःपुर रक्षा अधिकारी, कारागार अधिकारी, सन्निधाता, समाहर्ता, ठीक है, नगर कोतवाल, कार्यांतक, नायक, फिर मंत्रिमंडल अध्यक्ष आदि ये सब थे। उतना जाना दोस्त डिटेल जरूरी नहीं है, बस इतना जान लें, ठीक है। अर्थशास्त्र में 27 अध्यक्षों का भी विवरण मिलता है, जिसमें प्रमुख थे कौन? कोषाध्यक्ष,
पन्याध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, पन्याध्यक्ष, ठीक है, कोषाध्यक्ष हो गया दोस्त, पन्याध्यक्ष हुआ, पन्याध्यक्ष वाणिज्य का अध्यक्ष होता था। वहीं आपको सूना अध्यक्ष है, यह क्या था, तो बूचड़ खाने का अध्यक्ष था। आंकड़ा अध्यक्ष क्या था, तो खानों का अध्यक्ष था आंकड़ा अध्यक्ष। पौतवा अध्यक्ष क्या था, तो माप तौल का अध्यक्ष पौतवा अध्यक्ष कहलाता था। गणिकाध्यक्ष क्या था, तो वेश्याओं का अध्यक्ष गणिकाध्यक्ष था। एक लक्षणाध्यक्ष आता है, तो लक्षणाध्यक्ष क्या था, तो मुद्रा एवं टकसाल का जो अध्यक्ष हुआ यह आपको लक्षणाध्यक्ष कहलाया। सीता अध्यक्ष क्या था, तो कृषि विभाग का जो अध्यक्ष हुआ वह आपको सीता अध्यक्ष कहलाया। वहीं विविता अध्यक्ष जो था यह आपको चारागाह का जो अध्यक्ष था यह आपको क्या था, विविता अध्यक्ष था, ठीक है ना। मौर्य साम्राज्य की जो सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई थी यह आपको क्या थी, प्रांत थी। मौर्य साम्राज्य की जो सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई थी दोस्त यह आपको प्रांत थी। प्रांतों को क्या कहा जाता था, चक्र। मौर्य साम्राज्य की सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई जो थी वह आपको प्रांत थी। प्रांतों को चक्र कहा जाता था। प्रांतों को आहार या विषय में बांटा गया था और विषय का जो देखभाल करता था, अध्यक्ष होता था, यह आपको विषय जो थे विषयपति के अधीन हुआ करते थे। मौर्य काल में ग्राम प्रशासन जो है दोस्त यह आपको प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी, क्या, ग्राम, जिसका मुखिया क्या कहलाता था, ग्रामीण, जिसका मुखिया क्या कहलाता था, ग्रामीण। मौर्य साम्राज्य 5 प्रांतों में बटा था। उत्तरापथ की राजधानी जहां थी, मौर्य साम्राज्य आपको पूछता है कितने प्रांतों में बटा था, 5 में। उत्तरापथ की राजधानी तक्षशिला थी। वहीं अवंती की राजधानी कहां थी, उज्जैनी। कलिंग की राजधानी तोसली। दक्षिणापथ की राजधानी जो थी वह स्वर्णगिरी थी। और प्राची की राजधानी कहां थी, तो पाटलिपुत्र। इन 5 प्रांतों का नाम दोस्त याद रखना है, किसकी राजधानी कहां थे, ठीक है। उत्तरापथ, तक्षशिला, अवंती का उज्जैनी, कलिंग का तोसली, दक्षिणापथ का सुवर्णगिरी और प्राची की राजधानी थी आपको पाटलिपुत्र, ठीक है ना। मेगास्थनीज के अनुसार आपको बता चुके हैं पहले भी कि नगर का प्रशासन आपको 30 सदस्यों के द्वारा किया जाता था जो 6 समितियों में विभाजित थे। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण है कि मेगास्थनीज क्या है, तो ये बोलता है कि नगर प्रशासन के बारे में इससे जानकारी मिलती है। साथ ही साथ आपको जानकारी होगी कि सैन्य प्रबंध क्या था, तो सैन्य विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी मौर्य साम्राज्य में कौन था, सेनापति था। सेनापति सबसे बड़ा सैनिक अधिकारी था और इसे वेतन जो मिलता था यह सबसे ज्यादा 48,000 पन मिलते थे। किसे, 48,000 पन वेतन के रूप में मिलता था। किसको, सेनापति को। सेनापति को वेतन के रूप में 48,000 पन मिलते थे। दोस्त इस तरह से आज आपका यह पूरा का पूरा लगभग मोटा मोटी चैप्टर जो था एक तरह से समाप्त हुआ। बाकी जो भी कुछ बचा होगा यह हम आगे फिर से इस पर एक वीडियो मौर्य प्रशासन और मौर्य कला से रिलेटेड लेके चले आएंगे। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्त, आप लोगों का शुक्रिया।